हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 से पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 5 मिठाई वाला इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा ना कि मिठाई वाला कभी मिठाई लेकर, कभी खिलौने लेकर, कभी बांसुरी लेकर आता था। आइए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, वह महीनों बाद क्यों आता था। मिठाई वाला था जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें क्यों बेचता था और कई महीनों बाद क्यों आता था, हमेशा क्यों नहीं आता था, रोज़ रोज़ क्यों नहीं आता था। इसका उत्तर है बच्चों, बच्चे एक चीज़ से ऊब ना जाएं, ऊबना बोर होना, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें ना मिलने से बच्चे रोएं, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। देखिए, अगर रोज़ रोज़ गली में कोई भी कुछ बेचने आएगा तो मम्मी नहीं दिलवाएगी, पैसे नहीं होते कि आपको रोज़ रोज़ चीज़ दिलवा सकें। इसलिए मिठाई वाला महीनों बाद आता था ताकि वह आए और माँ उनको पैसे दे दें और वह चीज़ें लें और रोए ना। मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते। कौन कौन से गुण थे। नंबर 1, मिठाई वाला मादक मधुर स्वर में गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। उसकी आवाज़ इतनी मधुर और इतनी मीठी, सरल, सहज थी, जो सुनता था वहीं रुक जाता था। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ देता था। मिठाइयाँ और खिलौने दोनों सस्ती देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था। बच्चों के लिए उसके दिल में बहुत प्रेम था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था किसी पर। हर बार नई चीज़ें लाता था। बार बार जब जब आता था वो नई नई प्रकार की चीज़ें लेकर आता था। प्रश्न संख्या 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। दोनों ने तर्क, दलील देना। दोनों ने अपने पक्ष के समर्थन, अपनी बात के समर्थन में क्या दलील पेश की। विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं, सबको एक ही भाव में सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर भी एहसान का बोझ लाद देते हो। जो तुम्हारे सामान का रेट है वो तो एक ही है, सबको इसी रेट में देते हो, मुझे पता है, लेकिन तुमने एहसान कर दिया, आपके लिए बस इतने रुपए का है, मुझ पर एहसान लाद दिया तुमने। मुरली वाला कहता है, दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हम चाहे हानि उठाकर चीज़ें बेचें, जितने में बनवाई है उतने में दें, लेकिन जो खरीदने वाला उसको तो हमेशा ही लगता है कि ज़रूर इसका कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा होगा। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता। मुरली वाला कहता है, असली दाम 2 पैसे ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी। कह रहा है, इसका वास्तव में खरीदने और बेचने दोनों का दाम एक है। वो कितना है, 2 पैसे, और मैंने पूरे 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे 2 पैसे की पड़ी और मैं बेच भी कितने में रहा हूँ, 2 पैसे में ही बेच रहा हूँ। प्रश्न संख्या 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। बच्चे जैसे ही खिलौने वाले की आवाज़ सुनते खुशी से झूम उठते। खिलौने वाले के आने पर खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। जैसे ही बच्चे खिलौने वाले को देखते थे, भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर आते थे और उससे ऐसे मोल भाव करते थे जैसे कोई बड़ा, कि इतने का नहीं, इतने का ही दोगे। और वो भी हंसते हुए हर खिलौना कितने में देता था, 2-2 पैसे में। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया। स्मरण, याद आ जाना। उसे क्यों लगा मुरली वाले की आवाज़ सुनकर कि ये तो खिलौने वाले की आवाज़ है, जो रोहिणी थी। मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचान लगा, इसलिए उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसे लगा कि ये आवाज़ वही आवाज़ है जो खिलौने वाले की थी, इसीलिए उसको उसकी याद आ गई। प्रश्न संख्या 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। मिठाई वाला अचानक भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। क्यों। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे होंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उनकी यादों में घुल घुल कर मर जाता। देखो बच्चों, जो आपका कोई अपना आपको छोड़कर चला जाता है तो आप उसकी याद में परेशान होते हो, आपको अपना मन कहीं और लगाना होता है। इसलिए खिलौने वाले ने क्या सोचा, क्यों ना मैं ऐसा करूं जिससे छोटे बच्चे मेरे पास आएँ, वो खुश होकर जाएं। इसी तरह अगर उसके बच्चों का भी जन्म कहीं पर हुआ होगा तो वो बच्चे भी इन्हीं बच्चों में होंगे।
अब इस बार के पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले से लेने से मना कर दिया क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण आया। उसे ऐसा लगा मानो वो उस अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। उसने पैसे क्यों नहीं लिए? वो ये सब काम क्यों करता था? बिना प्रॉफिट के क्यों बेचता था? कभी कभी कम पैसे भी मिल जाते थे उसको, क्योंकि वह सोचता था कि इन्हीं बच्चों में उसको अपने बच्चों की झलक दिखाई दे रही है। और उसने क्या कहा? इस बार पैसे नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको उनके बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई दे गई थी। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो कौन अपनी राय में सही है? आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं और कुछ मुस्लिम परिवार की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच चलता है, जो प्रगति में बाधक है। अगर आप किसी के सामने जाकर फेस टू फेस आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही लो हो जाएगा। इसलिए आप अपने उन्नति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। फिर आप अपने घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाओगे। मिठाई वाले के परिवार के साथ साथ क्या हुआ होगा, सोचिए। इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यापारी था। दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी और बच्चों के न होने के कारण व्यापारी को अपना अस्तित्व और अपनी संपत्ति व्यर्थ लगने लगी। जब परिवार और बच्चे खत्म हो गए तो कहा, जमीन जायदाद धन दौलत का क्या करूँगा? अतः इसी कारण मिठाई वाले ने अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरे बच्चों को खुशी में अपने खुशी को ढूंढने की चेष्टा की और उसे काफ़ी हद तक सफलता मिली। इसलिए वह तरह तरह के खिलौने, मिठाइयाँ, बावरली और जाने क्या क्या ऐसे ही बनाकर बेचता होगा। कम दामों पर बच्चे उसे घेरते थे, खुश हो जाते थे। उन्हें देखकर वो भी खुश हो जाता था और अपना गम भूल जाता था। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उन्हें सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट, मेले, शादी में निम्नलिखित चीज़ें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, चाट, पकोड़े आदि। मिठाइयाँ हलवाइयों द्वारा बनाए जाते हैं, खिलौने कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं तथा झूले एक से अधिक श्रमिक मिलकर लगाते हैं। अनेक चेहरों में श्रमिक और उनकी व्यवस्था स्पष्ट झलकती है। उनके चेहरे में परिश्रम और व्यवस्था स्पष्ट झलकती है कि वो लोग कितने थके हुए होंगे। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन है, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी के आवाज़ों में कैसे बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। वक्त के साथ साथ फेरी के स्वर में ही बदलाव आ गया। जैसे पहले फेरी वाले गाकर या कविता के माध्यम से मधुर स्वर में अपने उत्पादन के गुणों को लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन आज के फेरी वालों के स्वर में वैसी मधुरता सुनने को नहीं मिलती। साथ ही लाउडस्पीकर जैसे उपकरणों का प्रयोग भी होने लगा। मुझे आज भी याद है, हमारे बचपन में एक ककड़ी बेचने वाला आता था, जो ककड़ियाँ इस तरह गाकर बेचता था, लैला की उंगलियां ले लो, मजनू की पसलियां ले लो, हरी हरी ककड़ियां ले लो। मतलब ये तुकबंदी इतनी अच्छी लगती थी, भाग के बच्चे जाते थे उसके ठेले पर। अगली वीडियो में हम कक्षा 7 से ही बसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे।